नमस्कार, सत्ता का फाइनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं तिशा। आगामी 7 तारीख को लोकसभा का जिन सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं उनमें मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। चारों ओर चुनावी मैदान में प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तीसरे चरण की कुछ हॉट सीटों पर सियासी पारा आसमान छू रहा है। अगले आधे घंटे में चलेंगे कुछ हॉट सीटों पर, मिलेंगे कुछ खास और आम लोगों से, जानेंगे उनका मन का हाल। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। इंदौर लोकसभा चुनाव को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार की पैनल से चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस के मैदान में न होने से इंदौर लोकसभा सीट के क्या समीकरण रहेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर लोकसभा सीट को लेकर समीकरण बदल चुके हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार मैदान में लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आ रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की एक पैनल है। सबसे पहले मैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद तिवारी से बात करूंगा। सर, क्या लगता है, पहली बार है इंदौर सीट को लेकर कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, क्या समीकरण बदलेंगे इसको लेकर? देखिए, देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 1952 में हुई थी और 1952 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए उसमें ये पहला मौका है जब इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार के मैदान में न होने के कारण इस संसदीय क्षेत्र के सारे समीकरण बदल गए। भाई, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सामान्यतः मुकाबला दो राजनीतिक दलों के बीच ही होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। यहाँ पर इंदौर में 52 से लेकर अभी तक 6 बार कांग्रेस जीती और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती चली आ रही। हार और जीत अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन एक प्रमुख विरोधी दल के उम्मीदवार का मैदान में न होना सारे समीकरणों को प्रभावित करता है। अब कांग्रेस जो है वो किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस इस शहर की जनता से आग्रह कर रही है कि वो नोटा में वोट दें। मतलब देखिए ना, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि आप नोटा में वोट दीजिए। तो लेकिन नतीजा क्या होगा ये पूरे इंदौर की जनता जान रही है, इंदौर संसदीय क्षेत्र की जनता जान रही है। सर, क्या लगता है जो दल बदल की राजनीति जो है हुई, और सबसे ज्यादा जो दल बदल है मध्य प्रदेश में देखा गया है। जैसे विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद लगातार जो कांग्रेसी हैं लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या होगा उन कार्यकर्ताओं का जो जमीनी स्तर पर जो है बीजेपी के झंडे उठाता आया है? क्या लगता है कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हो गए दल बदल को लेकर? देखिए, कार्यकर्ता की बीजेपी तो ज़्यादा परवाह नहीं करती, क्योंकि उन्हें एक बड़ा राष्ट्रीय दल बनाना है। उनका वो है कि हमें सबसे बड़ा दल बनाना है, इसलिए हमको और भी लोगों की ज़रूरत है। ये अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह दिलासा देती है। लेकिन एक्चुअल में ये बीजेपी की एक तरह से रणनीति। आपने देखा होगा बंगाल जब चुनाव हुआ था, बंगाल चुनाव में भी इसी तरह से बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने अपनी ओर खींचा था, बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी में लिया था। लेकिन वहाँ फिर ममता ने उस तरीके से अलग लड़ाई लड़ी और वहाँ पे ममता बनर्जी की जीत हुई। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो अपने जो विपक्षी प्रमुख दल है उसको कमज़ोर करे और जनता के भी ये मैसेज दे कि आपके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, आपके लिए विकल्प हम ही हैं। तो वहाँ पे भी एक तरह से पूरी आशंका है कि वो बीजेपी के लोग अपनी मनमानी करें। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं बनाया। क्या लगता है जो दल बदल हो रही है तो कार्यकर्ता या जो आम जनता है जो वोट देता है, सबसे पहले बार जो वोट डालेगा, जो युवक है, आज की नई पीढ़ी है, वो वोट डालेगा, ठगाया वो महसूस कर रहा है जिस तरह के समीकरण इंदौर में देखे गए? मेरा जहाँ तक आकलन है कि जो युवा वर्ग है वो चुनाव के वक्त जिस तरह से मुद्दों को समझता है, उस पर बात करता है, तो ये चुनाव को वो ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में लेता है, बड़े सिनेरियो में। तो लोग यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट करने के लिए जो है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी तो स्थानीय जो विषय है वो कम महत्वपूर्ण है और युवा और महिला वर्ग का जो वोट है वो बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई चुनावों से इंदौर में मिलता आया है। ये जो स्थानीय विषय की जो बात आ रही है कि प्रत्याशी को देखकर या जो नया राजनीतिक समीकरण इंदौर में बन गया, राजनीतिक जो हालात नए बन गए, तो क्या इससे वोट प्रभावित होगा? तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वोट प्रभावित होगा।
तो सबसे पुरानी पार्टी है जो कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ ही अभी जो देखा जा रहा है, एक तो दल बदल की राजनीति लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उनके ही जो लोकसभा प्रत्याशियों से बीजेपी कैप्चर कर लेती है, रणनीति बनती है, मात्र 3 मिनट के अंदर वो अपना नामांकन वापस जो है लेते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी हो गई है, कि जो ऊपर जो नेतृत्व था पहले, वो नेतृत्व कांग्रेस के अंदर नहीं बचा है? क्या लगता है इस तरह की जो लगातार जो है दल बदल की राजनीति की जा रही, प्रत्याशी जो है वो खुद ही नामांकन वाले दिन अपना नामांकन वापस लेके आ जाता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है कि कांग्रेस में एक जो पहले एक पकड़ हुआ करती थी, चाहे वो गांधी परिवार की हो या शीर्ष नेतृत्व की हो, वो तो ढीली हुई है। खासकर 2 चुनाव में जिस तरह से उनकी हार हुई है, उसके बाद उनका मॉरल डाउन होता गया है। उसके बाद अभी पिछले विधानसभा 3 चुनाव हुए थे, वहाँ भी उनको बुरी तरह हार खानी पड़ी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा हुआ है, उनके नेताओं का भी मनोबल टूटा हुआ है। तो वो एक जो संगठन वैसे भी कांग्रेस में कभी रहा नहीं, वहाँ केवल पट्टावाद रहा है कि कोई उस नेता का पट्टा है, कोई इस नेता का पट्टा है। तो वहाँ संगठन नाम की चीज़ कभी रही नहीं। बीजेपी में और कुछ हो ना हो, एक संगठन एक मायने रखता है। तो जो भी कोई आता है तो उस संगठन में का हिस्सा बनकर रह जाता है। तो एक संगठन की वहाँ पकड़ होती है, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे फेरबदल या आपको देखना जो उसको कहता है ना कि मतभेद की गुंजाइश बहुत कम होती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है और वो उसको अंजाम देते हैं। अब वो चाहे बीजेपी के फेवर में न भी हो, पर तात्कालिक लाभ तो उनको हो रहा है। क्या मानते हैं सर, जो दल बदल हो रहा है लगातार, जो कांग्रेसी हैं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, इंदौर से भी या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, कई जो दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी जो है बीजेपी का दामन थामा है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी को इन लोगों से किस तरह की मुसीबत हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है? देखिए, जैसा कि अपने पहले वक्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन होता है, संगठन काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि संगठन है, संगठन मुख्य होता है, तो कोई भी कितने भी बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस के लोग आ जाए या जो भी नेता आ जाए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी बाहर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो उनको ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज के हिसाब से काम करना पड़ता है और कर भी रहे। आप देख लीजिए, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज वो बिल्कुल पूरी तरह से रम गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इससे कितने प्रत्याशी जो भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए या अन्य दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में गए। इसलिए कोई खास अंतर नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, ना उसमें कोई नुकसान होता है। जो है सामने विपक्ष ही नहीं है, कोई सामने लड़ने वाला नहीं है, तो क्या लगता है कितना फेरबदल होगा, और क्या इससे जो मतदाता है उनको भी कुछ ठेस पहुंची है? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न भी सही है कि मतदाताओं को ठेस भी पहुंची है, क्योंकि मतदाता जब भी जाता है मतदान करने के लिए तो वो 2 राजनीतिक दलों में अपनी छवि देखता है, अपने मुद्दों की पूर्ति होते हुए देखता है, उसे निर्दलियों से कोई मतलब नहीं रहता। और जिस तरह ये इंदौर का समीकरण बदला, इसमें इस हालात में जितना जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है उतनी कांग्रेस भी है। आप अगर टूटे हुए कांच को उठाएंगे तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ये उस तरह की बात है कि अगर आपने टूटे हुए कांच पर भरोसा किया है, आपको पहले भी मालूम था कि अक्षय कांति बम के कितने रेले हैं और क्या तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी आपने किसी भी कारणों से, कतिपय कारणों की जो चर्चाएं आम जनमानस में है कि यार पैसे लिए हैं या और भी कई सारी बातें, तो इसको लेकर आपने फिर भी टिकट दिया और साथ साथ जब निर्दलीय का फॉर्म भरा रहा था, जिस दिन फॉर्म भरा रहे थे, तो केवल आपने डमी कैंडिडेट का फॉर्म भरा, उसका निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा और फिर आपने फोन स्विच ऑफ कर लिए, क्योंकि आपसे ही तो अनुमति की अपेक्षा थी। आप ही खुद कहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर विराजमान है इस समय कांग्रेस के, वो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने। तो जब वाकई उनके स्टेटमेंटों पर हम नजर डालें तो वाकई पार्टी तेल लेने जा रही है। कहा जाता है राजनीति के अंदर कि 1 दशक के बाद जो है सरकार जो है बदलती है। अगर बात की जाए, मनमोहन सरकार भी जो है 10 सालों तक चली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी जो है 10 सालों तक जो है चल चुकी है, और तीसरे टर्न के लिए जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं ये मिथ्या इस बार टूटेगी कि 1 दशक के बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, तो कुछ लगता है आपको कि कुछ बदलाव होगा इस बार, या कुछ टक्कर लग रही है पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, वो आसानी से जो है वापसी करने जा रहा है। उसकी वजह है, आपने एक इंडिया गठबंधन, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडी गठबंधन भी कहते हैं, वो बनाया। अब उसमें भी देश के कुछ हिस्सों में आप समझौता करके लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। ये तो मैंने नाम गिना दिया, कई पार्षद, कई पदाधिकारी। तो कांग्रेस में जो जमीनी स्तर पे लोग लड़ाई लड़ते थे, जो बूथ
स्तर पर लड़ाई लड़ते थे, जो चुनाव के दिन या चुनाव के पहले ताकत से खड़े रहते थे, वही नहीं है। तो आप किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हो? विधानसभा चुनाव हुआ है, करारी हार जो है मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को उठानी पड़ी, उसके बाद राजस्थान में जो है मंथन भी किया गया था। तो क्या लगता है कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है? वो जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है उनको किस तरह से काम करना चाहिए? निश्चित रूप से कांग्रेस को मंथन की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक कैडर बेस्ड पार्टी कांग्रेस को होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई देती है। कि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं होता, सभी नेता होते हैं, और सभी कार्यकर्ता भी अपने आप को वहाँ नेता मानते हैं। तो वहाँ जो कार्यकर्ताओं वाली मानसिकता है कांग्रेस में वो कम है, और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि दूसरों की लाइन छोटी करने के बजाय हम अपनी लाइन बड़ी करें, लेकिन राजनीति में ये लाइनें मायने नहीं रखती, और बीजेपी इसी को अपना रही है कि वो अपनी लाइन तो बड़ी कर रही है, साथ में दूसरों की लाइन छोटी भी कर रही है। और कांग्रेस को इस बात पे वो करना चाहिए कि हमारी लाइन छोटी जो की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो उसको कहीं ना कहीं हम अपनी लाइन बड़ी करने के लिए क्या करें। कांग्रेस पूरी तरह से जनता के भरोसे रहती है, वो खुद अपने एफर्ट नहीं लगाती है। इसी का खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। बताने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए बीजेपी ने इंदौर में रणनीति अपनाई। इंदौर की जो रणनीति रही वो बीजेपी जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को डराने में जो है कहीं ना कहीं रही है कि जो दूसरे प्रत्याशी वो डरे। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा मैं कि क्या लगता है इंदौर का जो भविष्य क्या रहेगा? जिस तरह की राजनीति जो उठापटक इंदौर शहर के अंदर हुई है, तो क्या लगता है आपको कि इंदौर का क्या भविष्य रहेगा? और मतदाता जो है, युवा मतदाता हो चाहे महिला हो, तो किस तरह का महसूस कर रहा है मतदाता अभी? देखिए, जैसा कि अभिषेक ने भी बताया, देखिए भविष्य की जहाँ तक बात है तो भविष्य तो इंदौर को अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो युवा मतदाता को पता है कि हमको जो विकास किया उसको वोट देना, तो खासकर अंतर नहीं पड़ने वाला है। युवा उसी के पक्ष में जाए जिसने विकास किया। तो निश्चित रूप से इंदौर लोकसभा सीट को लेकर हमारे साथ ये थी इंदौर के वरिष्ठ पत्रकारों की पैनल। उनका मानना यही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिस तरह के हालात जो है इंदौर लोकसभा सीट में हुए, जहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी कैप्चर कर लेती है, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह की रणनीति जो है इंदौर में बने, तो आगे कांग्रेस को इस तरह का मुंह देखना ना पड़े। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। ग्वालियर लोकसभा में तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। ऐसे में मतदाताओं के जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान केंद्र जाएंगे, ये जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए चुनावी चौपाल में ग्वालियर के मतदाता के मन की बात। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम खड़े हैं ऐतिहासिक बेजाताल पर, जहां मतदाता भी हैं, आम लोग भी हैं। उनसे ये चर्चा करेंगे कि आखिर ग्वालियर में लोकसभा के मतदान के दिन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। 7 मई को यहाँ मतदान होना है, और इस दौरान जो ग्वालियर के मुद्दे हैं, ग्वालियर में क्या समस्या है, ग्वालियर के किस चीज को लेकर लोग मतदान करने जाएंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध जन भी लोग मौजूद हैं। इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। जिस तरह से मतदान होना है 7 मई को ग्वालियर में, और खास करके भाजपा और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या लगता है ग्वालियर में इस समय स्थिति क्या है? देखिए, वादे तो 2019 में भी हुए थे कांग्रेस भाजपा की तरफ से, वादे 2014 में भी हुए, 2009 में भी हुए, उससे पहले भी हुए, लेकिन उन वादों को पूरा कितना किया, सवाल ये है। यहाँ एक बड़ी समस्या है रोजगार की, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। यहाँ गरीबी बहुत है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। ग्वालियर जो है आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए कोई काम नहीं किया गया। ग्वालियर में सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा से लड़ी गई है। ग्वालियर जो है हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी रहा है, लेकिन उस सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया। एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं रहा जो संसद में पहुंचे हैं जिन्होंने गरीबी की आवाज संसद में उठाई हो, बेरोजगारी की आवाज संसद में उठाई हो। ऐसा प्रतिनिधि जहाँ से चुना जाना अति आवश्यक है, जो ग्वालियर को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, जहाँ बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सके, वहाँ आवाज उठा सके संसद के अंदर, वहाँ बोल सके कि ऐसी नीति निर्देशन बनवा सके वहाँ पे कि ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र को यहाँ पे लाभ मिल सके। ग्वालियर की सड़कें जो हैं धूलों से भरी पड़ी हुई हैं। ग्वालियर जो है प्रदेश में नंबर 1 है पॉल्यूशन के मामले में, ग्वालियर नंबर 1 है महिला अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ भ्रष्ट
प्रश्न उठा सके, वहाँ बहस कर सके, ये नहीं कि अपने पार्टी के दबाव में सिर्फ वहाँ बैठा रहे और अपनी तनख्वाह लेता रहे और भत्ते संसद में उपस्थित होने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से मतदान है, मतदान के दिन जो आदमी के जहन में होता है कुछ ना कुछ, तो किस तरह के मुद्दे हैं? आप युवा हैं, आपको मतदान करना है और बहुत सारे जो जिम्मेदारी होती है युवाओं के कंधों पे होती है। देखिए, सबसे बड़ा युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का। देखिए, रोजगार आज की दुनिया में बहुत आवश्यकता है, रोजगार के बिना कुछ नहीं है, रोजगार से ही सब कुछ है। और यूथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे रोजगार, विकास और यही मुद्दे रहते हैं। देखिए, इस बार यूथ चाह रहा है कि बदलाव हो और इस बार बदलाव निश्चित है। इस बार बदलाव निश्चित ही रूप से होगा और बदलाव आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो पुराना चलता हुआ आ रहा है वो भी नए सिरे में इस बार बदला जाएगा। दोनों ही पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशी को जो कि खड़ा किया है। विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी शिकस्त का सामना कर रहे थे, लेकिन अब फिर वो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको पार्टियों ने भरोसा जताया है। क्या लगता है केवल बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा, या फिर धारा 370 जो खत्म की गई है, राम मंदिर बनाया है और तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों के जहन में रहेंगे? देखिए, अगर अपन देखा जाए तो सत्ताधारी जितनी भी पार्टी अभी इस वक्त है, सत्ताधारी होते हुए भी उन्होंने अभी तक विकास के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, ना रोजगार के प्रति सोचती है पार्टियां। अगर देखा जाए तो आज हमारे ग्वालियर का एक भी युवा रोजगार के रास्ते पे नहीं चल रहा है। क्यों? उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार मिले कहाँ से? क्योंकि रोजगार के साधन ही नहीं निकल रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो हमारे देश में युवा नशे के तौर पर एकदम दिनों दिन भागता जा रहा है। करे क्या? उसको रोजगार है ही नहीं तो नशे की तरफ चला जा रहा है। केवल रोजगार मुद्दा रहेगा या और भी कुछ है? देखिए, इस देश के अंदर जो अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के जो मुद्दे जो भी कुछ बताए गए थे 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। तो अभी 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन 20 करोड़ रोजगार मिलने की जगह मोदी जी आज अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगले 5 वर्षों तक उन लोगों को मुफ्त के राशन पर ही आश्रित रहना है, कोई विकास नहीं होना है। इस देश को ये वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। विश्व गुरु जो बनाने की बात है, तो क्या लोगों को इस तरह से जो है बेरोजगार बना करके, इस तरह से हाथों को काम ना दे करके, रेवड़ियां बांट करके, फ्रीबीज की जो बात होती है, जिसकी मोदी जी बड़ी भत्सना करते थे कि फ्रीबीज, लेकिन मोदी जी खुद कर रहे हैं तो वो रेवड़ियां नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, उनका जो वचन पत्र है। कांग्रेस और भाजपा की यदि आप बात कर रहे हो तो यहाँ भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अभी जब विधानसभा चुनाव में 2018 में जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ पे जो प्रत्याशी थे सतीश सिकरवार, वो पहले कहाँ होते थे फिर कहाँ आ गए? पहले वो भाजपा में थे, वो कांग्रेस में आ गए। मुन्ना लाल गोयल कहाँ होते थे? वो कांग्रेस में थे, वो भाजपा में आ गए। यहाँ जनता को बेवकूफ बनाने का काम ग्वालियर में हो रहा है। ग्वालियर में लोग इधर से उधर हो जा रहे हैं, पार्टियां वहीं की वहीं बनी हुई हैं और लोगों के साथ, और आपने देखा होगा कितने 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 करोड़ों में लोग बिके। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो महाघोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितनी बड़ी उगाही की गई है इस देश के अंदर। पूंजीपतियों से पैसा लिया गया है और उनको फ्री हैंड किया गया है, आपको जितना लूटा है लूटिए। और आज जो चल रहा है, वो जो देश में महंगाई है, वो महंगाई कोई महंगाई नहीं है, वो महंगाई है कि जो इन्होंने पूंजीपतियों से लिया है तो उनको फ्री हैंड किया है। बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, वो इधर आ जाते हैं, वो उधर पहुंच जाते हैं, तो फिर आखिर मतदाता क्या मन बनाएगा? क्योंकि उसको तो मतदान करना है और उसका ये एक लोकतांत्रिक हक है और मतदान करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। राजनीति में सबको संभव है, कौन किधर चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते, परंतु कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हमने अध्ययन किया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 लाख बेरोजगारों को नौकरियां तत्काल दी जाएंगी, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा, 1 लाख माँ बहन बेटियों को वार्षिक दिया जाएगा, नौजवानों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे वार्षिक। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लागू करने की बात। राम मंदिर और 370 राम मंदिर और 370 कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर से कोई रोजगार थोड़ी मिल रहा है वहाँ तो। लेकिन भाजपा कह रही है कि राम हम लाए, 500 साल बाद राम आए। देखिए, अगर जैसे वो आस्था वाली बात कहते हैं,
अगर वो ईश्वर को, अगर खुद को, अगर वो ईश्वर मानते हैं राम को, तो ईश्वर को कोई लेके आया आज तक इस दुनिया के अंदर जिस प्रकार से जी राम को जी लेके आएंगे? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसे जहन में होगी, जब मतदान होगा लोगों के जहन में क्या रहेगा? देखिए एक चीज समझ लीजिए, जिस प्रकार से है ना ये धर्म के नाम पर ये वोट मांगना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है। जहाँ जहाँ जनता अपने हम जैसे लोग अगर सामाजिक न्याय की हक अधिकार की बात करते हैं तो धर्म को पहले लेके आते हैं। लेकिन अभी एक ने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से बीजेपी में चल गए, तो दोनों पार्टियों में फिर फर्क क्या रहा? देखिए जैसा लोगों की सोच है और ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो पहले जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो आधे से ज्यादा समाजवादी चले गए थे। इस बार कांग्रेस के लोग चले गए, तो और कमलनाथ का जब 2023 का चुनाव हुआ तब पूरी भाजपा इधर चली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जा रही है, लेकिन समाज समझ चुका है कि देश के अंदर भुखमरी सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं का बेरोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, दलित पिछड़े आदिवासियों का सामाजिक न्याय का हकदारी का हिस्सेदारी की मुद्दा है, जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है पिछड़ों की और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो बना हुआ है। ये कौन लोग हैं देश के अंदर, कौन लोग बैठे हुए हैं जो उनका हक खा रहे हैं? लेकिन विकास तो हुआ है, इस बात को कह रहे हैं आम लोगों से जब बात हुई कि पहले के मुकाबले लोग विकास हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, फिर क्या जो मुद्दे हैं? एक सरकार के लिए तीनों पॉइंट होना चाहिए, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तीनों ही मुद्दे नहीं हुए। विकास कहाँ हुआ है ये देखा जाए। विकास तो ठीक है, अगर एक युवा के लिए देखा जाए तो सबसे पहले उसका शिक्षा होता है, एजुकेशन, उसके बाद उसका रोजगार होता है, फिर स्वास्थ्य होता है। लेकिन ग्वालियर की अगर हम बात करेंगे तो ग्वालियर में ऐसी कौन सी जरूरत है जिनको होना चाहिए था और नहीं हो पाएंगे? सबसे पहला जो क्या बोलते मुद्दा आता है वो आता है रोजगार का। आज से कई साल पहले यहाँ पे क्या बोलते मालनपुर इंडस्ट्री एरिया था, वहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज थी। आज की डेट में क्या है, वो बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति लेना चाहती है। अगर उनने एक्चुअल में काम किया है तो युवाओं से संवाद करे, उनसे बोले कि हमने कितना रोजगार दिया है इनको, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया इनने। अगर देखा जाए ग्वालियर से तो प्रवीण पाठक व्यक्ति एक ऐसे हैं जिन्हें कोविड में भी, जब कोविड समय था तो इन्होंने स्वास्थ्य को लेके बड़ा काम किया था। शिक्षा के लिए भी ये काम करते हैं। गजराजा स्कूल, कई स्कूलों में इनने ना जो क्या बोलते किताबों की जो वो होती है बैंक होती है, लाइब्रेरी बनवाई इनने। तो प्रवीण पाठक जी शिक्षित हैं, युवा हैं, और मैं मानता हूं कि अगर वो यहाँ से चुन के संसद में जाएंगे तो वो इस ग्वालियर संभाग के युवाओं के रोजगार के लिए वहाँ पे बात करेंगे और अच्छी बात रखेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी रही हो, कांग्रेस सरकार में रही हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्वालियर में चाहते थे कि होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और इनको दोनों ही पार्टी करा सकती थी। कोई भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी आपके जहन में, उद्योग हो, रोजगार हो या सुविधा हो। देखिए किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो वहाँ की संपन्नता पर निर्भर करता है। वहाँ जितनी संपन्नता होगी वहाँ उसका उस क्षेत्र का विकास उतना होगा। संपन्नता से इन द सेंस कि वहाँ रोजगार हो, वहाँ गरीबी ना हो, है ना, वहाँ के लोग जो हैं अच्छा खा पी रहे हों, वहाँ अच्छा पहन रहे हों। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वहाँ नहीं है तो विकास वहाँ असंभव है। और ग्वालियर में, और ग्वालियर जिस राज्य में रहा मध्य प्रदेश में, वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, अब लंबे समय तक भाजपा की सरकार है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, अब पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। और ग्वालियर का प्रतिनिधित्व तो हमेशा से केंद्र में रहा, हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट में रहा, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर काम ही नहीं किया गया। एक ज़माने में यहाँ रोजगार के माध्यम से काफ़ी सारे मील हुआ करते थे, लेकिन वो मील दोबारा स्थापित करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। जहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जहाँ पर जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन एरियो में कंपनियां बंद हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा का। और वो एरिया जो है ग्वालियर से लगे हुए हैं लेकिन दूसरे जिलों में आते हैं, एक मुरैना में आता है, एक भिंड में आता है, और वो दोनों ही क्षेत्र जो है शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, जो बेसिक नीड जो होती है, जो व्यक्ति के स्वभाव को डेवलप करते हैं, उनके माइंड को डेवलप करते हैं ताकि वो अच्छा व्यवहार कर सकें, अच्छा आचरण कर सकें, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे खत्म कर दी गई। रोजगार हो रही। आपको याद है कि ग्वालियर में पानी की बड़ी समस्या है, दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं प्रदेश में। अभी क्या स्थिति है कि अभी भी वही समस्या बनी हुई है जो आज से 20 साल पहले जो वादा किया गया था, 15 साल पहले का चंबल से पानी लाएंगे तमाम? नहीं, चंबल के पानी की तो पहले भी सरकारें जब बनी तब भी उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन अभी जो नए जिस प्रकार से अमृत योजना के तहत घर घर पानी का जो उन्होंने लाइन डाला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। वहाँ पे वो डाला था लेकिन
वहाँ पानी नहीं आ रहा, ये यहाँ पे रहा, सीवर लाइन का जो रहा। लेकिन ग्वालियर में सबसे बड़ा जो है पूर्व की सरकार, चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों, पूर्व की सरकारों ने जैसे मालनपुर को स्थापित किया, बामौर को स्थापित किया। जे आज सरकारों को समझना चाहिए कि ग्वालियर में यदि कारखाने अगर उद्योग धंधे यहाँ लगाते हैं तो ग्वालियर में निश्चित ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योगपति यहाँ आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो आज रोजगार की युवा घूम रहे हैं वो पूरी तरह से स्थापित होंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ प्रबुद्धजन और मतदाता। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं रोजगार और विकास हैं, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा युवा पढ़ा लिखा आखिर करेगा क्या और कहाँ जाएगा। केवल जो गरीबियों को राशन दे दिया जाता है या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट दी जाती हैं, उससे तो पेट नहीं भरने वाला। तो इसी को जहन में रखते हुए कहीं ना कहीं मतदान करने मतदाता जाएंगे। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से पहले की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उस समय जो उद्योग लगे थे वो सने सने अब खत्म होते गए हैं। तो अब सरकारों ने इस तरह की कोई पहल नहीं की कि उद्योगों को दोबारा से जीवित किया जाए ताकि रोजगारों का सृजन हो सके और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को दोबारा से रोजगार मिले और वो शहर से पलायन न कर सकें। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो लगातार शहर में छाए हुए हैं। अब अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, वहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, अगले तबके से भी चर्चा करेंगे। और जब तक देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो इसी के साथ फिलहाल सत्ता का फाइनल में इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।